नमस्कार दोस्तों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कोविड-19 से पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लड़ रहा है। तो इन स्थितियों को समझते हुए और आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं और इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपको घर पे रहकर ही अध्ययन करना होगा। तो इसके अंतर्गत हम बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के नाम से जिसे जाना जाता है, 12वीं पास जो स्टूडेंट आया हुआ है 12वीं के अंतर्गत उन्होंने केवल जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ही अध्ययन किया है। यहाँ जाकर उसको एक नई सीढ़ी मिलती है और इस नई सीढ़ी के साथ साथ उसको ज्ञान होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो बीएससी है उस बीएससी के अंतर्गत सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट तो आपके पास कंपल्सरी होते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, कंप्यूटर होता है और पर्यावरण होता है। उसके अलावा आपके 3 जो सब्जेक्ट होते हैं यानी कि वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जूलॉजी जिसे प्राणी शास्त्र के नाम से जाना जाता है और केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब ये 3 सब्जेक्ट आपके जब बीएससी से संबंधित होते हैं। अब इन तीनों सब्जेक्टों के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं यानी कि बॉटनी के 3 पेपर होते हैं, जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं और केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम सीताराम गुर्जर है और मैं यहाँ जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। आज हम प्राणी शास्त्र के अंतर्गत जो अपनी पहली पुस्तक है उस पहली पुस्तक का नाम है प्राणी विविधता, यानी कि जो पेपर की अपन बात करते हैं इस पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी, प्राणी विविधता, यानी कि प्राणियों या एनिमल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस संपूर्ण जगत के अंतर्गत यानी कि कहां पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, कौन कौन सी जातियां पाई जाती है, इन जातियों का अध्ययन करना, उनका सवाल कैसा है, आवास कैसा है, ये लाभदायक है या हानिकारक है। तो इन सब चीजों का इन पुस्तक के अंतर्गत अपन को वर्णन करना। अब बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, पहली पुस्तक का नाम है प्राणी विविधता। इस प्राणी विविधता के अंतर्गत आपको यानी कि प्रोटोजोआ से लेके और एनिमेला फाइलम तक आपको अध्ययन करना है। प्रोटोजोआ से लेकर कहां तक करना है, एनेलिडा तक, ये यहां तक आपको अध्ययन करना है। अब इसमें सबसे पहले अपन कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं तो उसका हम पाठ्यक्रम के बारे में जानना जरूरी होता है या पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो सिलेबस के अंतर्गत आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के हम जैसे बारे में बात करेंगे तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्गीकी। वर्गीकी बोले तो टैक्सोनॉमी, यानी कि जो जंतु जगत होता है इसमें वर्गीकरण का क्या आधार है, क्या समानता है, असमानता है जंतुओं में, पर उन्हें एक जाति एक समूह में रखा गया है। तो ऐसी जो वैज्ञानिकों की व्यवस्था होती है उसको मतलब वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो वर्गीकी के बारे में आपको इसमें स्टडी करनी है और आप 11वीं क्लास के अंतर्गत भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है इसमें आप 5 जगत अवधारणा, 5 जगत अवधारणा, ये 5 जगत जो अवधारणा है इस विद्यालय के लिए याद होगा, आपको याद आ रहा होगा, ये देखी थी व्हिटेकर ने, यानी कि उन्होंने जो संपूर्ण विश्व है उसको 5 ही किंगडम के अंतर्गत
तीसरा आपको इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत तीसरा जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा संरचनात्मक संगठन। संरचनात्मक संगठन के स्तर, ये तीसरा संरचनात्मक संगठन से कहने का मतलब है कि जितने भी एनिमल है जिसका हम वर्गीकरण करते हैं उनका जो शरीर होता है किस किस से मिलकर बना होता है। जैसे शरीर के क्रम में जैसे कोशिकाओं का समूह, ऊतक, ऊतकों का समूह, अब ऊतक तंत्र, फिर ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र, इस प्रकार से जो शरीर होता है उसको अपन को इसमें अध्ययन करना है। चौथा जो पॉइंट होता है यूनिट का वो होता है अकशेरुकियों का वर्गीकरण। अकशेरुकियों का वर्गीकरण यानी कि आपने 11वीं क्लास के अंतर्गत जो पार्ट बॉटनी और जूलॉजी यानी कि पहले पेड़ पौधों की बात होती है, उसके बाद में जंतुओं की बात होती है, तो वहां आप जैसे पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपने कुछ फाइलमों के नाम समझोगे जैसे प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा वगैरह। तो वो क्या है, इनका जो आधार था उन आधार के आधार पर इनको कशेरुकी और अकशेरुकी में बांटा गया। तो प्रोटोजोआ से लेके और जो एनेलिडा फाइलम है, ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइडर्मेटा और हेमिकोइडेटा यहाँ तक तो अकशेरुकी जंतु आते हैं, यानी कि इनमें मल्टीवेट कॉलम यानी कि कशेरुकी दंड है वो नहीं पाया जाता। साथ ही इनमें नोटाकोड यानी कि पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता, गिल दरारें नहीं पाई जाती। वो अकशेरुकी जंतुओं का विशेषता होती है। अकशेरुकी जंतुओं का क्या करना है, आपको अकशेरुकियों का वर्गीकरण करना है। अब इसमें 5 जो पॉइंट आता है वो उस पॉइंट के अंतर्गत देखो मैं कुछ फाइलम है, उन फाइलमों का नाम लिख रहा हूं। पहला फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ, दूसरा है कोरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, चौथा है टिनोफोरा, पांचवा है प्लेटेहेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस। इसके बाद में आता है आपके एनेलिडा और फिर आता है आपके आर्थ्रोपोडा। परंतु आर्थ्रोपोडा को आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत स्टडी नहीं करेंगे, इसकी जो स्टडी करेंगे वो सेकेंड ईयर के अंदर करेंगे। तो यहाँ जो मैंने फाइलम बताए कौन कौन से, प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनेलिडा। अब इन फाइलमों का अपन को जो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत करना है वो स्टडी करनी है अपन को। एक तो सामान्य लक्षण और वर्गीकरण, इस बारे में अपन को क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। यानी कि इन प्रोटोजोआ जो फाइलम है इसका सामान्य लक्षण 8 से 10 मिनटों में हमको इनके सामान्य लक्षण कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से हम कोरीफेरा के करेंगे और इनका वर्गीकरण करेंगे, यानी कि इनके जो फाइलम प्रोटोजोआ उसके कितने सब फाइलम है, कितनी क्लास है, इनके बारे में स्टडी करने पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। और ये कितने की होती है, 10 अंक की होती है। तो फर्स्ट यूनिट का ये सिलेबस है आपके पास, जिनमें से हर बार हर एग्जाम के अंतर्गत यानी कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम है उसमें कोई ना कोई एक फाइलम दिया जाता है और उस फाइलम के सामान्य लक्षण और आपसे वर्गीकरण पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये होता है और एक क्वेश्चन इनमें से होता है कोई भी अथवा में, यानी कि यूनिट है देखो आपके अंतर्गत यहाँ जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र का प्रारूप वहां अलग था आपके, यानी कि आधे नंबर के भी आता है, 1 नंबर
आपके 4 नंबर के भी आते थे। यहाँ अलग होता है, यानी कि यहाँ आपके सेक्शन चलता है, ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत 10 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक आधे नंबर का होता है, इस प्रकार से 5 नंबर का होता है। सेक्शन बी के अंतर्गत 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यूनिट में से 2 प्रश्न आते हैं, इनमें से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो 5 × 5 यानी कि 25। और सेक्शन सी के अंतर्गत 4 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 10 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। तो 20 के हो गए और ये टोटल हो गया आपके पास 50। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न पत्र होता है उसका प्रारूप होता है। तो आपके 10 नंबर के अंतर्गत आपको इन वस्तुओं का अध्ययन करना है। ये आपके यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, कुछ एनिमल है, उन एनिमलों के मैं नाम लिखता हूं, क्या क्या है। सबसे पहले मैं ये लेता हूं ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। तीसरा आपके पास है इसमें प्लाज्मोडियम। 4 है इसके पास में जियार्डिया। 5 है ट्राइकोमोनास। 6 है इसमें लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। और 7 नंबर के अंतर्गत इसमें ट्रिपेनोसोमा हो गया, एंटामिका, प्लाज्मोडियम, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिस्मेनिया। और एक और एनिमल है, उस एनिमल का नाम है पैरामीशियम। और 8 है इसमें प्रोटोजोआ में गमन, परासरण और जन्म। ये इस प्रकार से आपके सेकेंड यूनिट का सिलेबस है, यानी कि जो ट्रिपेनोसोमा एनिमल है इसका सबसे पहले पढ़ो तो आवास एवं सहवाग पढ़ना है, फिर इसकी आकृति, आवाग, शरीर संरचना पढ़ना है डायग्राम के साथ। फिर उसके हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर जनन के बारे में जैसे हम अध्ययन कर लेते हैं तो इससे लाभकारी और हानिकारी, यानी कि क्या तो लाभकारी है या फिर ये कौन कौन सी जो बीमारियां है वो फैलाता है, और उन बीमारियों को अगर फैलाता है तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में हमको क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे सभी का ही करना पड़ता है, ट्रिपेनोसोमा का भी, एंटामिबा का भी, प्लाज्मोडियम का भी, जियार्डिया का भी, ट्राइकोमोनास का भी, लिस्मेनिया का भी और पैरामीशियम का भी। एक और रहेगा इसके अंतर्गत युगलीना, युगलीना। अब इनमें से कोई ना कोई एक एनिमल इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कि ये 9 नंबर पर। 1 नंबर में ये क्वेश्चन देता है प्रोटोजोआ। ये सब प्रोटोजोआ के ही है इनमें से। तो प्रोटोजोआ में गमन किस प्रकार से, तो गमन में कैसे करेंगे, ट्रिपेनोसोमा कैसे करता है, एंटामिबा कैसे करता है, प्लाज्मोडियम कैसे करता है, तो ये प्रोटोजोआ में गमन। पराशर किन में पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में। और इसी प्रकार से जनन, यानी कि एंटामिबा का जनन, ट्रिपेनोसोमा का, लिस्मेनिया का जनन है वो कैसे होता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें से, और एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें से आते हैं, उनमें से किसी आपको एक करना होता है। तो ये आपके 2 यूनिट का सिलेबस है जो कंप्लीट होता है। अब मैं तीसरी यूनिट का जो सिलेबस है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। तीसरी यूनिट के अंतर्गत
क्या करना है, या तीसरी यूनिट के अंतर्गत क्या आता है। तो यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड का क्या सिलेबस है। सबसे पहले है इसमें साइकोड। साइकोड सिलेंट्रेटा का स्पीसीज है, यानी कि सिलेंट्रेटा का जाति है। उस साइकोड के अंतर्गत जो उसकी बाह्य आकार की संरचना है, क्या है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत स्पंजों का नाल तंत्र। दूसरा क्या है, स्पंजों का नाल तंत्र, यानी कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा होते हैं उसके अंतर्गत स्पंजी को रखा गया है। अब इनके अंतर्गत क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में नाल तंत्र पाया जाता है। उस नाल तंत्र के अंतर्गत क्या है, जल इनके अंदर प्रवेश करता है इन एनिमल के अंतर्गत और वो फिर बाहर हो जाता है। जैसे कि कोष्ठिया होता है, कोष्ठिया से यहाँ से होते हैं, यहाँ पर क्या जाता है, वाटर जाता है। वाटर के साथ ही इसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ जाते हैं और खनिज लवण जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है। ये सब किसको, एनिमल्स होते हैं उसको दे देते हैं। और जो यानी कि बेकार जल होता है, वेस्ट जल होता है, वो ओस्कुलम के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो एक प्रकार का तंत्र है स्पंजों के अंतर्गत, उसको अपन इसमें स्टडी करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत आती है प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों से मेरा तात्पर्य है कोरल रीफ, जिसे अपन कहते हैं प्रवाल भित्तियां। ये क्या है, जैसे हमारा पर्यावरण है, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसी प्रकार से समुद्र का भी पर्यावरण होता है। उस समुद्र के पर्यावरण को ही प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें जो अगला आता है आपके पास संगटिनोफोरा, एक फाइलम का नाम है टिनोफोरा। इस टिनोफोरा की क्या करना, अपन को सामान्य लक्षण पढ़ेंगे और इसकी समीपता। समीपता से मतलब है कि ये जो टिनोफोरा है किस फाइलम के अंदर के बाहर आता है। साथ ही ये इसके अंतर्गत जो एनिमल पाए जाते हैं वो किस एनिमल से समानताएं दर्शाते हैं। तो इस बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ये आपके यूनिट थर्ड का सिलेबस है। उसके बाद में आपके पास यूनिट फोर्थ, जिसके अंतर्गत आता आपके पास फेसिओला हिपेटिका। एक है इसमें टीनिया। टीनिया के बाद में है इसमें प्लेटेलेंथीज। प्लेटेलेंथीज है, उस प्लेटेलेंथीज की क्या है, अनुकूलनता। यानी कि जो प्लेटेलेंथीज है उसके अंतर्गत चपटे कर्मी पाए जाते हैं। और वो चपटे कर्मी है परजीवी के अंतर्गत कैसे रहते हैं, या परजीवी फॉर्म में कैसे रहते हैं। यानी कि प्लेटेलेंथीज के जो एनिमल होते हैं दूसरे जंतु के शरीर में पाए जाते हैं और वहां पे अंदर कैसे जीवित रहते हैं। तो इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ इनकी सुरक्षाएं होती है। जैसे मैं कहूँ तो इनके एक तो पेलिकल होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर पेलिकल का कठोर आवरण होता है। जो पैरासाइट होता है, अन्य एनिमल होता है, उसका जो HCl है या जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसकी इसकी प्लेटेलेंथीज के जंतुओं की जो त्वचा होती है उसको नहीं गलाते। साथ ही इसमें सकर यानी कि चूषण पाए जाते हैं, जिससे ये परजीवी की जो सतह होती है अंदर की वहां पर ये चिपक के रहते हैं। और ये प्लेट की तरह होते हैं, तो यानी कि चपटे करके होते हैं, अधिकतर दिखाई नहीं देते। इस प्रकार की जो अनुकूलनता है वो इसके अंतर्गत पढ़नी है आपको यूनिट 4 के अंतर्गत। फिफ्थ के अंतर्गत यूनिट 4 में पांचवा पॉइंट क्या है, ड्यूजेसिया। और ड्यूजेसिया के बाद में इसका जो अगला आ रहा है वो है ड्रैगनकुलस
धागे नुमा क्या होता है, ये एनिमल होता है। ये पानी के अंतर्गत पाया जाता है और पानी के अंतर्गत क्या है, जैसे ही पहले इतने नल की व्यवस्थाएं, ट्यूबवेल की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ग्रामीण जो महिलाएं थी वो बावड़ियों के अंतर्गत, तालाबों के अंतर्गत पानी लेने के लिए जाती थी। तो ये ड्रैगन पुलस मेंटेनेंस जो एनिमल था वाटर के अंतर्गत पाया जाता था। तो ये जो अपने यानी कोमल पार्ट होते हैं त्वचा के, जैसे ये पार्ट होते हैं, ये पैरों के जो पार्ट होते हैं, उनसे क्या है अंदर प्रवेश कर जाता था और अंदर प्रवेश करने के बाद में ये क्या है कि शरीर के अंतर्गत गांठे नुमा या जो फोड़े नुमा स्ट्रक्चर बना लेता था। अब उसके अंतर्गत ये धागे नुमा जो संरचना थी, यानी कि ये ड्रैगन पुलस था, उसको या तो चिमटी से या सुई से जैसे हेंचा जाता था, निकाला जाता था, तो ये धागे नुमा लंबा बहुत निकलता था। तो उसके बाद में ये निकलता यहाँ से या कहीं से कट हो जाता था, टूट जाता था, तो इसका बचा हुआ फिर वो अपने जीवन को वापस स्टार्ट करता था। इसलिए ये भयंकर बीमारी थी। अब तो इस मुक्ति पा चुके हैं और नहीं है। साथ ही अब हमारे पास यूनिट 4 आ गई और हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा केंचुआ, आर्थ्रोपोडा, फेरिटिमा, ओस्टोमा। इस केंचुए को आप 11वीं क्लास के अंतर्गत में पढ़ के आए हैं और उसके अंतर्गत आपने जैसे ही पढ़ा तो वो की वही केंचुआ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत में पढ़ना है। तो ये देखो आपको कितना अच्छा फायदा हुआ कि आप 11वीं की चीज वापस बीएससी में पढ़ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं 10 नंबर का फायदा होने वाला है, प्लस होने वाले हैं। केंचुए का वही हम लोग को क्या पढ़ना है, एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हेविटेट कैविटेट्स पढ़ने हैं, बॉडी सेगमेंट पढ़ने हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और साथ ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, इन सबको पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा इसके अंतर्गत एनिमल है जिसका नाम है इरुडिनेरिया, यानी कि जो कि जंतु या जो गाय भैंस पशु वगैरह होते हैं उनके अधिकतर ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में ये ब्लड का सक करते हैं, यानी कि ब्लड को चूसते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रक्ताहारी। और तीसरा जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा ट्रोपोफोर लार्वा, एक जोका ही लार्वा है। इस लार्वे के बारे में भी करनी है। फोर्थ जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा नेरिस एंड हेटेरोनेरिस के सामान्य लक्षण, नेरिस व हेटेरोनेरिस के सामान्य लक्षण। और पांचवा जो इसके अंतर्गत है, लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके जो एनेलिडा है, फाइलम एनेलिडा। इस एनेलिडा के अंतर्गत आपको सिलोम यानी कि देह हुआ और एक इसमें पढ़ने इसको मेटामेरिज्म यानी कि इसको बोला जाता है अंडी भवन। एनेलिडा के जो जंतु होते हैं, केंचुआ वगैरह है, जोक वगैरह है, तो इनमें क्या है इस प्रकार के खंड पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से आपको खंड देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप ज्यादा घबराए नहीं कि सर हमने तो 12वीं के अंतर्गत ये पाठ पढ़ के और हमारा मतलब सिलेबस हो गया था। अब बेटा जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो बड़े होने के साथ साथ आपकी आवश्यकताएं बढ़ती है और आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती है तो बेटा पढ़ाई भी आपके बढ़ती ही जाएगी, वो क्यों कम रहेगी। तो इस प्रकार से ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, स्टडी करना है। अब हम अपना जो चैप्टर है उसको हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर था मैंने आपको ध्यान हो तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बताया था यहाँ वर्गीकी टैक्सोनोमी। उस टैक्सोनोमी को क्या करना हमको
स्टार्ट करना। यहाँ से आज आपका पहला लेसन है, उस पहले लेसन को क्या करना है, स्टार्ट करना। आपको एक बात बता के देता हूँ कि इस प्रकार से कोटा विश्वविद्यालय कोटा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, ये प्राणी विविधता एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ से एनिमेटा ऐसी बुक आती है, और ये इसकी आती है एपी अल्का पब्लिकेशन की आती है। तो इस प्रकार की बुक है जो आप मार्केट से खरीद लें। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका पेपर फर्स्ट है, इसका जूलॉजी। फिर उसके बाद जो पेपर है सेकेंड और थर्ड है, उसमें सेल बायोलॉजी है, यानी कि कोशिका और कोशिका के सिद्धांत संरचनाएं वगैरह है, एक माइक्रोस्कोपी है, एक जेनेटिक है। आपके तो ज्यादा वो नहीं है, आपने 12वीं जो पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड 2 बुक है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें भी एक यूनिट तो आपके मिल रही है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपके पास टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत आप सबसे पहले कि क्या जरूरत पड़ी है इसकी, जो जंतुओं को भी मतलब हमें नाम है जो याद रखने पड़े, हमारे नाम याद नहीं रहते दोस्तों के। तो देखें टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण है, उसका आपको अध्ययन करना है। वर्गीकरण हिंदी के अंतर्गत इसको बोला जाता है वर्गीकरण। देखो भाई, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत मिनिमम 10 लाख जातियां हैं। अब उन 10 लाख जातियों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन काम होता है। इसमें से 10 लाख में से भी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 8 लाख जातियां तो केवल किसके अंतर्गत है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही है, जो कि एक एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। तो इसमें विश्व में क्या है, 10 लाख जातियां है। अब इस 10 लाख जातियों का पहचान करना बड़ा कठिन काम है, या इनकी जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो एक वैज्ञानिकों ने टैक्सोनॉमी शाखा को जन्म दिया, यानी कि जंतु की समानता व असमानताओं के आधार पर उनको अलग करना एक क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। किसके आधार पर, समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनको अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके आधार पर समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनको अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो जंतु जातियों को यानी कि अलग करना एक वैज्ञानिकों को आवश्यकता महसूस हुई कि भाई इनका भी नामकरण होना चाहिए। तो इनको जैसे ही आवश्यकता हुई तो जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देना ही क्या कहलाया, नामकरण कहलाया। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कहलाया। क्या, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देना ही, जिसे आइडेंटिफाई कर लिया, मानव है, होमो सेपियंस है, गेहूं है, ट्रिटिकम से टाइगम है। तो इस प्रकार से जैसे ही वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के, जंतुओं के जैसे ही वैज्ञानिक नाम दिया तो वो उसका क्या कहला गया, नामकरण कहला गया। तो वर्गीकरण क्या, एक तो वर्गीकरण एक नामकरण सिद्धांत, विधियों और नाम, इन सबको ध्यान में रखते हुए जंतुओं का वर्गीकरण करना या जंतुओं का नाम देना, वो एक जंतु विज्ञान की एक शाखा है और उस शाखा का नाम है वर्गीकी विज्ञान। इस वर्गीकी विज्ञान को ही
वर्गीकी के नाम से जाना गया और उस वर्गीकी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो क्या है यानी कि वर्गीकरण करना, नामकरण करना, उनको सिद्धांत विधियों की जो नामकरण के जो सिद्धांत है, विधियां है, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी जंतु जाति की पहचान होती है और पहचान के बाद में उसका जो नाम होता है उसको रखा जाता है, या किस आधार पर हमने उसको पहचान की, यानी कि उसके भाई रंग रूप के आधार पर की है, या उसके घातक या अघातक के आधार पर की है, या उसके अंतर्गत जो क्या नाम से उड़ने वाले नहीं उड़ने वाले, या चलने वाले नहीं चलने वाले, अंडे देने वाले या बच्चे देने वाले, इस आधार पर जैसे ही उनका हमने वर्गीकरण कर लिया और उस जंतु का नाम दे दिया तो उस नाम को हम वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो आपके टैक्सोनॉमी की एक परिभाषा आती है। क्या टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकरण संपूर्ण विश्व में क्या है 10 लाख जातियां है जिसमें समानता और असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। ये अलग करने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। और जंतुओं और वैज्ञानिक यानी कि जंतुओं ने जो वैज्ञानिक नाम दिया था उस नाम को ही नामकरण के नाम से जाना जाता है। तो वर्गीकरण, नामकरण, सिद्धांत और नियमों और विधियों को आधार पर अगर किसी जंतु का नाम दिया जाता है तो वो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जाने जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तो आपको पता होगा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और रसायन के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जंतु विज्ञान का जो पिता है, फादर ऑफ जूलॉजी है, उसका नाम है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान है, उसका फादर ऑफ बॉटनिस्ट या फादर ऑफ बॉटनी उसका नाम है थियोफ्रास्टस। और जो रसायन विज्ञान है उसका है लेवोसियर। तो यह आपको ध्यान रहना चाहिए कि जंतु विज्ञान का जो पिता है वो है अरस्तु। और अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया था, अपनी जो पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले वर्गीकरण का जो इतिहास है या वर्गीकरण की क्या करी गई है, व्याख्या की गई है। इस आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं को 2 भागों में बांटा था। एक भाग का नाम है एनिमा और दूसरे जो भाग है उस भाग का नाम है एनिमा और एक है इनेमा। एनिमा जंतुओं के अंतर्गत रेड ब्लड यानी कि लाल रुधिर होता है वो एब्सेंट होता है, और इनके अंतर्गत रेड ब्लड वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस आधार पर सबसे पहले जो अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी
इकाइनोडर्मिका। यहाँ तक जो जंतु होते हैं उनके अंतर्गत है रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ये पूरे के पूरे क्या है, नॉन कोर है। और ये रेड ब्लड है इसके अंतर्गत कोर डेटा प्राणी आते हैं। अब इसने भी क्या किया, आगे जबरदस्ती वर्गीकरण किया एनिमा, इसको दो भागों के अंतर्गत बांटा। एक है विविपेरस और एक है ओविपेरस। यानी कि विविपेरस का मतलब है जरायुज और ये क्या है, अंडज। यानी कि जो रेड ब्लडर्स के अंतर्गत जो बच्चे देने वाले जो जंतु है उनको विविपेरस में रखा गया और जो अंडे देने वाले जंतु है उनको ओविपेरस के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से इसमें अरस्तु ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। आगे जैसे हम आगे बात करते हैं तो अरस्तु के लगभग ये उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था 384 से 322 ईस्वी पूर्व दिया था। इसके लगभग कितने 2000 साल बाद में, यानी कि 2000 साल के अपन 17वीं जो शताब्दी है, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक का नाम था जॉन रे। इस जॉन रे ने सबसे पहले क्या देखी, जाति की परिभाषा देखी। यानी कि उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर एक समूह में रखा जाता है और उस समूह को जाति के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इन्होंने स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन, इसके बाद में वर्गीकरण जैसे आगे चल रहे हिस्ट्री के अंतर्गत तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक का नाम है पॉल वॉन लीने। पॉल वॉन लीने जो कि बाद में जो जाने गए थे वो जाने गए थे केरोलस लीनियस। अब ध्यान होगा इसने क्या दिया था, केरोलस लीनियस ने इसने दी थी द्विनाम पद्धति। यानी कि द्विनाम पद्धति का अगर जनक है तो वो कौन है, केरोलस लीनियस। अब इस केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति वर्गीकरण दिया था और इस वर्गीकरण को अपन कल इसकी क्या है उसकी रूपरेखा के बारे में वर्णन करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा आप इसको लाइक करना और शेयर करना।